हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम एस्पिरेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 सेशन 2022 से 26 मेजर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी विद्यागस पेपर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है जहाँ पे मैंने विद्यागस पेपर के इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन एंड आंसर करवा दिए हैं। तो अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के वॉच कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी थ्रू आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास 1 आवर का मिनिमम 1 घंटे का टाइम है तभी आप इस वीडियो को वॉच करें। अगर नहीं है तो आप अभी वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाली हूँ। क्योंकि विद्या का इस पेपर कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है फ्रेंड्स, इससे मिनिमम 70 से 80% क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स, 1909 के मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण करें। ठीक है, जो 1909 में मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम था फ्रेंड्स, इसके जो दोष थे, ठीक है, हमें उसे परीक्षण करना है, उसकी कमियों का परीक्षण करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। मार्ली मिंटो सुधार के निम्नलिखित दोष थे। फर्स्ट था भारतीयों को निराशा। ठीक है, सबसे पहला दोष था कि भारतीयों को जो 1909 में मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था, इससे भारतीयों में बहुत ज़्यादा निराशा उत्पन्न हो गई थी। चलिए देखते हैं क्यों हुई थी। 1909 के अधिनियम ने भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की, इससे भारतीय काफ़ी निराश हुए। मार्ले का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना नहीं था। 7 दिसंबर 1908 में उन्होंने लॉर्ड सभा में भाषण देते हुए कहा, यदि सुधारों के विषय में यह कहा जाए कि इनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संसदीय सरकार को स्थापना होनी चाहिए, तब मुझे ऐसे कार्य से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः यह भारत में कनाडा की तरह औपनिवेशिक साम्राज्य भी नहीं चाहता था। गोखले ने मार्ले के साथ बातचीत करने के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वायत्तता, स्वशासी उपनिवेश आदि शब्दों का प्रयोग किया था, जिन्हें मार्ले उपहास मात्र ही समझता था। वह कहता था, दल के व्यवस्थापक या किसी राजनीतिज्ञ को स्वायत्त शासन के लिए घिघियाना नहीं चाहिए। गोखले तो इसके लिए बराबर घिघिया रहे हैं। ठीक है, अतः मार्ले से सुधार की विशेष आशा रखना व्यर्थ था। डॉक्टर जकारिया ने मिंटो मार्ले सुधार की आलोचना करते हुए कहा, इन सुधारों द्वारा जो चीज़ भारतीयों को दे दी गई वह बिल्कुल पदार्थहीन थी। वस्तुतः इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निरंकुशवाद कायम करना था। संवैधानिक सुधारों के प्रतिवेदन में यह कहा गया था, इस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राटों तथा हिंदू राजाओं की निरंकुशता का सम्मिश्रण ब्रिटिश और संसद के संविधान से करके संवैधानिक निरंकुशवाद कायम करने का प्रयास किया गया था। अतः भारतीयों में निराशा स्वाभाविक थी। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्या था? भारतीयों में निराशा क्यों थी? क्योंकि भारतीयों को जो उत्तरदायी सरकार चाहिए था वो उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ। भारतीयों को जो आशाएं थी, जो उम्मीदें थी, जो उनकी ज़रूरतें थी, वो मिला ही नहीं। जब यहाँ पे स्वायत्त शासन की बात की गई, स्वायत्त उपनिवेश की बात की गई, स्वशासित उपनिवेश की बात की गई, तब मार्ली मिंटो उनका उपहास करते हैं, गोखले जी का उपहास करते हैं कि घिघियाना नहीं चाहिए, मांगने की रट नहीं लगानी चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बताइए, उस सरकार से हम अपने स्वशासी शासन की मांग कैसे कर सकते हैं जब वो देगा ही नहीं? तो है ना, तो भारतीयों में निराशा आना जाहिर सी बात थी। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, जैसे ही 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ तो ये सारे उनके दोस्त थे। ठीक है, 1909 के अधिनियम ने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का सूत्रपात किया, क्योंकि चुनाव में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व विधान परिषदों में दिया गया। बाद में सरकारी नौकरियों में भी मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित किए जाने लगे। फलतः सिख, हरिजन, एंग्लो इंडियन आदि भी पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे। सुधार आयोजन का यह सबसे बड़ा दोष साबित हुआ। सांप्रदायिकता का जो बीज बोया गया वह 1947 तक विशाल विश्व वृक्ष बन गया। इसने न केवल भारत को खंडित और भारत और पाकिस्तान भारत को खंडित कर दिया। कौन से भागों में फ्रेंड? भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, अपितु यह ब्रिटिश भारत का कब्र भी साबित हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ किस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच फूट उत्पन्न हुई, किस तरह से हिंदू मुस्लिम को बांट दिया गया। ठीक है, तो ये सांप्रदायिक दंगे होना स्वाभाविक था, और ये किसके कारण स्वाभाविक हुआ फ्रेंड्स? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के कारण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स,
दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन, अब देखते हैं दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली की क्या थी। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली दो तरह से दोषपूर्ण थी। प्रथम, मताधिकार का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र में केवल 650 मतदाता थे तथा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में औसतन केवल 22 मतदाता। प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदाताओं की संख्या कुल 100 से अधिक नहीं थी। अब बताइए फ्रेंड्स, मतदाता ही नहीं है तो ढंग से निर्वाचन कैसे होगा, ढंग से चुनाव कैसे होगा? तो जाहिर सी बात थी कि दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली तो ये होगा ही होगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। द्वितीय निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी। ठीक है, कभी कभी दोहरी अप्रत्यक्ष थी। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। फलतः मतदाताओं तथा प्रतिनिधियों के बीच संपर्क नहीं हो पाता था और व्यवस्थापिका सभाओं के कार्यों पर मतदाताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। फलतः केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं सच्ची प्रतिनिधित्व व्यवस्थाएं नहीं बन सकी। प्रतिगामी अधिनियम, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, प्रतिगामी अधिनियम क्या था। तो चलिए देखते हैं। इसने ब्रिटिश सरकार के इस इरादे की ओर सूचित किया कि वह समस्त प्रतिगामी और अधिकृत स्वार्थों को अपनी ओर करके उनकी मदद से राष्ट्रीयता का हनन करना चाहती है। गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अपनी ऐसी कोई चेष्टा नहीं की जिससे पता चलता हो कि भारतवासियों का अपना शासन आप करने का सौभाग्य निर्णय का थोड़ा सा भी अधिकार प्रदान करना चाहती है। प्रांतीय सरकारों पर केंद्र का नियंत्रण पूर्ववत बना रहा और सार्वजनिक सेनाओं से भारतीय वंचित किए जाते रहे। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से अत्याचार किया जा रहा था इस अधिनियम के थ्रू भारतीयों के ऊपर, है ना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय व्यवस्थापिका में। तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय व्यवस्थापिका में सरकारी सदस्यों का ठोस बहुमत। तो आइए देखते हैं इसको। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में सरकारी सदस्यों का बहुसंख्यक गुट था। उनकी उपस्थिति एक सैनिक पंक्ति के समान थी जो सरकारी और गैर सरकारी भारतीयों के बीच एक रुकावट के रूप में करती रही। वस्तुतः वे सरकारी गुट के रूप में कार्य करते थे। वे अपने इच्छा अनुसार वोट नहीं देते थे। सरकार की अनुमति के बिना वे ना तो प्रश्न पूछते थे और ना कोई प्रस्ताव पेश करते थे। देखिए यहाँ पे कोई भी अपनी हुकूमत नहीं चला रहा फ्रेंड्स, जो सरकार ने कह दिया वही करना है। एवं मतदान की स्थिति में उन्हें सरकार के पक्ष में मत देना पड़ता था। पुनया ने सरकारी सदस्यों के कार्यों के विषय में टिप्पणी करते हुए लिखा है, गैर सरकारी सदस्य कितनी भी वाग्मय वार्ता और कितना भी तर्कपूर्ण तथा प्रौढ़ तर्क क्यों ना दे, जब मतदान का समय आता तो खामोश सरकारी गुट आ धमकता और निर्णय उनके विरुद्ध कर देता। ऐसी दावत में निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति मखौल बन गई थी। तो देखिए केंद्रीय व्यवस्था में सरकारी सदस्यों का ठोस बहुमत किस तरह से था फ्रेंड्स, जो सरकार ने बोला वही करना है। यहाँ तक कि चुनाव हो रहे तो मत भी उन्हीं के पक्ष में देना है ना। तो देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, तो दोस्त तो हुआ ही। अब देखिए 6 पॉइंट है हमारा, प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषदों में गैर सरकारी बहुमत एक माहौल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ, विभिन्न संप्रदायों के मतदाताओं में असमानता। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए निहित स्वार्थों को महत्व। ठीक है, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सारे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के दोष हैं फ्रेंड। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। मैंने आपको स्क्रॉल करके स्क्रीन दिखा दिया, बाकी जो भी बची हैं मैं वो भी आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होगी फ्रेंड्स, इसलिए मैं लाइन वाइज नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ठीक है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का 1919 का सुधार था फ्रेंड, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं,
लिखित रूप 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी कि वह लिखित एवं अलिखित था। इनमें कुछ अभिसमयों का भी समावेश था, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। दूसरी बात यह थी कि वह महत्वपूर्ण नहीं था। उदाहरण के लिए हस्तांतरित विषयों के क्षेत्र में परामर्श देने वाली मंत्री विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते थे। बहुमत का विश्वास नहीं रहने पर उन्हें अपना पद त्यागना होता था तथा केंद्रीय सरकार के क्षेत्र में वित्त अधिनियम प्रतिवर्ष पास किया जाता था। ठीक है, तो लिखित रूप था, अपरिवर्तनशीलता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना थी, विकेंद्रीकरण की नीति। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5 नंबर का, अनुत्तरदायी केंद्रीय सरकार, शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्थापिका थी। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे फ्रेंड, सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट है, भारत सचिव तथा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कमी। ठीक है, इसमें आपका 9 नंबर पॉइंट है, द्विसदनात्मक पद्धति। 10 नंबर पॉइंट है, भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति। ठीक है, और 11 नंबर पॉइंट है हमारा, लोक सेवा आयोग की स्थापना। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी में था। चैम्सफोर्ड के सुधार अधिनियम 1919 के चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको पढ़ देती हूँ मैं, 1 मिनट में थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि और अच्छे से आपको शो ऑफ हो, है ना। चलिए, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। प्रोफेसर नॉर्मन डी पामर लिखते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम समय और इतने कम वाद विवाद से पास हुआ हो। भारत मंत्री ने इस अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था, हमारे देश के विधान निर्माण के इतिहास में यह अधिनियम अद्वितीय है। इससे पूर्व कभी भी संसार की आबादी के इतने बड़े भाग ने केवल एक विधान द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। यद्यपि इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। ठीक है, 20 धाराएं क्या थी वो देख लीजिए। 2 अधिराज्यों की स्थापना, ये 2 प्रमुख है। ठीक है फ्रेंड्स, इस अधिनियम द्वारा भारत विभाजन कर पाकिस्तान की स्थापना कर दी गई। यह निश्चित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 गणराज्य, 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनका ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ठीक है, सेकंड था भारतीय सभाओं को सत्ता सौंपना। ठीक है, थर्ड पॉइंट था दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, भारत के लिए भी अलग और पाकिस्तान के लिए भी अलग। भारतीय संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रांतीय विधानमंडल। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट है, भारत मंत्री के पद का अंत। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन चलेगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान अलग तो हो जाएंगे बट इनका जो शासन चलेगा फ्रेंड्स 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ही चलेगा। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट है, देशी रियासतों पर सर्वोपरिता का अंत। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, देशी राज्यों पे किस तरह से किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा का कार्यकरण पर प्रकाश डाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, संविधान सभा का कार्यकरण पर प्रकाश डाले। ठीक है, संविधान सभा का कार्यकरण क्या था उस पर प्रकाश डालना है। तो आप, मैं स्लाइड कर दे रही हूँ, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं स्लोली स्लाइडिंग कर दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए आलोचनाएं वगैरह क्या क्या थी, भारतीय सभा का कार्यक्रम में क्या क्या आलोचनाएं की गई थी फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे पॉइंट वाइज बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा, संविधान सभा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। ठीक है, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो मैं पॉइंट पढ़ देती हूँ सिर्फ। संविधान सभा की मांग क्या थी,
वो बताया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स। एक बार पढ़ेंगे ना आप तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो स्किप कर करके पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ बट आंसर नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। अगर विद्या का इस पेपर पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम के अंदर लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट भी आप देख लीजिए, ब्रिटिश रुख में अनुकूलता एवं संविधान सभा की स्थापना किस तरह से की गई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। क्रिप्स मिशन वगैरह सभी कुछ यहाँ बताया गया है। 1942 के जो भारत छोड़ो प्रस्ताव थे, ठीक है, वो सभी बताए गए हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब चलिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। और भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं थी फ्रेंड्स, उसका यहाँ पे वर्णन करना था। आपको पता होगा भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रस्तावना है ना, संविधान लिखित है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट देखिए, संविधान की प्रमुख विशेषताएं में फर्स्ट पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के स्रोत, प्रशासनिक व्यवस्था और संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट रूप में रखा गया है। भारतीय संविधान की तरह इसकी प्रस्तावना भी लंबी है। इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास के धर्म एवं पूजा की, है ना। तो यहाँ पे प्रस्तावना अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ पे और अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। समानता, भ्रातृत्व क्या था, ठीक है। लिखित एवं निर्मित संविधान, आपको पता है हमारा संविधान लिखित है, ठीक है। संविधान की विशालता, भारत के संविधान बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग में जब भारत का संविधान बना था फ्रेंड, तो वहाँ पे 395 धाराएं थी, 22 भाग था, 9 अनुच्छेद थे, ठीक है। देख लीजिए, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया लोक सत्ता पर आधारित सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना, सदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था, ये सारा फ्रेंड्स हमारे संविधान की विशेषता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स, अब देखिए, संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण, ठीक है। भारत संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों का ही मिश्रण है। नागरिकों के मूलभूत अधिकार, भारत में नागरिकों को मूलभूत अधिकार भी दिए गए हैं फ्रेंड्स, उन पे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नागरिकों के कर्तव्य भी हैं, है ना। आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में भारतीय नागरिकों को कर्तव्य भी दिए गए, 11 कर्तव्य हैं टोटल, ठीक है, मूल कर्तव्य। अब देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उस पर आपको एक निबंध लिखना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए मैं स्लाइडिंग कर दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1935 का ये फ्रेंड, 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था उसके ये सारे पॉइंट है। 3 सूचियाँ भी थी इसमें, ठीक है। अब 3 सूची कौन कौन सी थी, केंद्र सूची, संघ सूची, ठीक है, और राज्य सूची, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। भारतीय प्रांतों की स्वायत्तता पर रुकावटें, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो यहाँ पे आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आई होप कि आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल हो रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का वर्णन करें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ। कॉर्नवालिस का शासन कंपनी के सीमा विस्तार से अधिक प्रशासनिक सुधारों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजने का मुख्य उद्देश्य हेस्टिंग के समय व्याप्त प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को दूर करना था। कॉर्नवालिस हिंद दल का सदस्य और भारत में भी वह इस दल के सिद्धांतों को लागू करना चाहता था। अपने सुधारों द्वारा कॉर्नवालिस ने कंपनी शासन को एक निश्चित दिशा और ढांचा प्रदान किया। इसी आधार पर थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ कंपनी का शासन अंग्रेजी ताज के अधीन जाने तक 1885 ईस्वी तक बना रहा। कॉर्नवालिस ने हेस्टिंग के सुधारों से भी प्रेरणा ली और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर उन्हें व्यावहारिक रूप दिया। शासन में प्रत्येक क्षेत्र में कॉर्नवालिस ने आवश्यक सुधार किए। उसके प्रयासों के परिणाम न्याय व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन, कर व्यवस्था, व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा
कंपनी के कर्मचारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार का अंत हुआ। अब देखिए इसके न्यायिक सुधार क्या थे, कार्नवालिस के दीवानी न्याय प्रबंध क्या था, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फौजदारी न्याय प्रबंध, ठीक है। कार्नवालिस कानून संग्रह, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स पुलिस की व्यवस्था, ठीक है। पुलिस की क्या व्यवस्था थी वो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रयास क्या था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण क्या था, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व व्यवस्था क्या थी लॉर्ड कार्नवालिस के समय की, ठीक है। स्थायी प्रबंध क्या था, ठीक है, ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। और लास्ट 10 पॉइंट हमारा व्यवहारिक सुधार क्या थे, ठीक है, कार्नवालिस के, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कार्नवालिस के सुधारों का महत्व बताया गया है, तो चलिए महत्व पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कॉर्नवालिस के प्रयासों से भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ें मजबूती से जम गई। उसकी विदेश नीति तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल ही थी। उसने कंपनी को बिना किसी बड़े युद्ध में फंसाए हुए कंपनी पर आर्थिक दबाव बढ़ाए हुए कंपनी साम्राज्य की सुरक्षा की तथा इसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि की। कार्नवालिस की सबसे महान उपलब्धि प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में है। उसके प्रशासनिक सुधारों ने कंपनी प्रशासन को एक नई दिशा एवं ढांचा प्रदान किया। इसके दो मुख्य परिणाम निकले। एक तरफ इसने प्राचीन व्यवस्था को नष्ट कर दिया तथा दूसरी ओर इसने उन तत्वों को गति प्रदान की जिसके कारण नए भारत का निर्माण हुआ। वस्तुतः प्रशासनिक व्यवस्था की जो स्थापना कॉर्नवालिस ने की वह 1858 ईस्वी तक मुख्य रूप से थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ चलती रही, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमि सुधार स्थायी बंदोबस्त पर एक निबंध लिखे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप स्थायी बंदोबस्त के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। देख लीजिए स्थायी बंदोबस्त का जितना भी पॉइंट है मैं आपको दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप कर करके पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए पॉइंट्स को, देख लीजिए पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पे देख लीजिए स्थायी बंदोबस्त के लाभ क्या क्या थे, ठीक है, वो सब भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त से हानि भी थी, है ना फ्रेंड्स। कुछ चीज़ों की हानि, लाभ अगर हैं तो उन चीज़ों की हानियाँ भी कुछ ना कुछ ज़रूर होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हानि क्या क्या था, वो सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, बताया गया है यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करके, ठीक है। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इधर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर एक निबंध लिखे, ठीक है। भारत में देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो सहायक संधि है सबसे पहले डुप्ले लाया था, ठीक है, डुप्ले लाया था, लेकिन उसका उतना ज़्यादा मतलब फैला नहीं, ठीक है। लेकिन जो लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था ना सहायक संधि, वो बहुत तेज़ी से फैल गया और बहुत लोगों ने इसको अपनाया भी था। ये इंपॉर्टेंट है सहायक संधि फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। सहायक संधि के गुण दोष क्या थे फ्रेंड्स, सहायक संधि के गुण दोष सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप सहायक संधि का देशी राज्यों पर कुप्रभाव क्या पड़ा या इसके अवगुण क्या थे, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब वारेन हेस्टिंग के सुधारों की विवेचना करें। अब चलिए वारेन हेस्टिंग के सुधारों की विवेचना को भी देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ। हेस्टिंग के द्वारा लागू किए गए सुधार क्या थे, द्वैध शासन की समाप्ति, ठीक है, हेस्टिंग ने इसको लाया था, सॉरी इसकी समाप्ति करी थी, द्वैध शासन की समाप्ति। लागान व्यवस्था में परिवर्तन किया था हेस्टिंग ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लागान व्यवस्था का ही है ये सारा पॉइंट। उसके बाद हेस्टिंग का पूरा अच्छे से ये सब पढ़ लीजिएगा, लागान व्यवस्था बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए न्याय व्यवस्था में परिवर्तन किया था हेस्टिंग ने, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या क्या परिवर्तन किए थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, सारे विद्या के इस पेपर के क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, अच्छे से पढ़ पा रहे हो, है ना, तो
प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वारेन हेस्टिंग के सुधार क्या क्या थे, आर्थिक सुधार, ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा आखिरी पेज था फ्रेंड्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग पे हमारा विद्या गैस मेजर 6 का क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। व्यापारिक सुधार है वारेन हेस्टिंग का, जनहित के लिए क्या कार्य थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा, आपने कंप्लीट विद्या गैस कंप्लीट कर लिया पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब मैंने मेजर 6 का विद्या गैस पेपर पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे स्टडी करवा दी है। तो अब मैं आप सभी के लिए इससे भी बेस्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर पीडीएफ फॉर्म में करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को देखने के लिए, सीरियस हैं, ठीक है, और अपनी स्टडी को लेकर के बेसिकली सीरियस हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे आपको टोटली स्टडी कराऊंगी, जो भी 10th 12th के स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स कराऊंगी, ठीक है, जीके जीएस के पेपर क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।